अगला जो क्वेश्चन है, आज आधुनिक भारत का टारगेट है मेरा, वहीं से हमें शुरू करना है, क्योंकि कल मैंने मेडाइवल इंडिया तक फिनिश कर लिया था। तो आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का विघटन और यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन एक टॉपिक बनता है बेटा, और ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक के नाम के साथ आपको दिया गया। देखिए तो 12वां क्वेश्चन उस ईयर का, तो किसकी सहायता से हैदर अली ने, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 एडी में 1755 एडी में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? किसकी सहायता से? डचों की सहायता से, ब्रिटिश विशेषज्ञों की सहायता से, स्पेनिश विशेषज्ञों या फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से, अथवा कोई नहीं या एक से ज्यादा लोगों के सपोर्ट से काम किया? तो दोस्तों आपको इसका जवाब देना होगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सहयोग करूंगा। ये जो हैदर अली है, ये मूल रूप से हैदराबाद का निवासी था, और है ना, चिक्का कृष्णराज, चिक्का माने ये मैसूर के पुराने शासक हैं, चिक्का कृष्णराज द्वितीय के मंत्री नंदराज की सेवा में भर्ती हुआ था। माने एक छोटा सा सैनिक था, भर्ती हुआ था, लेकिन शीघ्र ही अपनी सैन्य क्षमता के बल पर ही क्या हो गया, ये डिंडीगुल का फौजदार बन गया। अब डिंडीगुल की फौजदारी करते करते इसने, ठीक है, ओके बेटा, डिंडीगुल की फौजदारी करते करते वहीं पर इसको सपोर्ट मिल गया फ्रांसीसियों का, और फ्रांसीसी लगातार एक अपने सहयोगी की दक्षिण भारत में तलाश थे भाई, क्योंकि अंग्रेज कर्नाटक के नवाबों का समर्थन पाकर अपना कार्य आगे बढ़ा लिए थे। तो अब ये भी अपना चाहता था सपोर्ट, और इसीलिए फ्रेंच अपना एक मजबूत दावेदार चाहते थे, और उन्हें शीघ्र ही मिल गया हैदर अली। तो हैदर अली उन्हीं फ्रांसीसियों की सहयोग से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार बनाने में कामयाब रहा। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है आपको? तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, और इसे लाइक शेयर करते रहिए बेटा, लाइक शेयर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके बेटा, तो अब हम अगली कड़ी में प्रवेश करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अगले हम क्वेश्चंस की ओर आपको लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस, और आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। तो आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहां स्थापित की गई? देखिए बेटा, पुर्तगाली सबसे पहले आए कहां? पुर्तगाली सबसे पहले कहां आए? कितने लोग जानते हैं पुर्तगाली सबसे पहले कहां आए? चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बता पाएंगे, हम बताते हैं। देखिए पुर्तगाली सबसे पहले केरल के कालीकट के तट पर उपस्थित हुए थे, केरल में, ठीक है, अब्दुल मजीद के साथ केरल में। तो यहीं पर सबसे पहले उपस्थित हुए थे, और इनकी पहली फैक्ट्री, यदि मैं बात करूं, केरल के कालीकट तट पे आए थे, तो वहां का जो स्थानीय शासक था बेटा, स्थानीय शासक जमोरिन इनकी बड़ी मदद किया, जमोरिन ने स्वागत किया। वैसे भी हम भारतीयों का एक मंत्र रहा है, क्या मंत्र रहा है? अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव का जो कॉन्सेप्ट हमारा रहा है, ठीक है, तो वहां पर ध्यान से आपको समझना है, अतिथि देवो भव के कारण जो विदेशी आया हमने उसको सपोर्ट किया, और वहीं पर उस बने
वास्को डिगामा जब 1498 AD में उतरा तो उसको बाकायदे सपोर्ट किया। चल 58 AD में वास्को डिगामा आया था, ठीक है, और यहां रहा। यहां से वापस जाने के पश्चात वह काफी कुछ सुर्खियां बटोरा। और इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि काफी मैंने यहाँ से मसाले वगैरह ले गया जो वहां पर काफी डिमांड है। कहते हैं कि यहाँ से ले गया चीजों को 60 गुना अधिक लाभ कमाया, ठीक है, 60 गुना अधिक लाभ कमाया। तो जिसकी वजह से फिर से दोबारा आया। कहते हैं कि ये 3 बार भारत आया। तो ये जो पहली फैक्ट्री है बेटा, इनकी जो पहली फैक्ट्री है वो स्थापित हुई कोची में। कोची को पहला केंद्र बनाया, कोची को स्थापित। तो पहली प्रथम फैक्ट्री इनकी बेटा कहाँ बनी? कोची, ठीक है। तो इनकी पहली फैक्ट्री बेटा कोची में बनी थी, कोची में स्थापित हुई, ठीक है। समझ आ रहा? ओके, तो ये इनका आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर होगा। क्या होगा? ई। दिए गए विकल्पों के आधार पर ई आंसर होगा। ये कंफर्म हो गया? चलिए, वेरी नाइस। कालीकट में सबसे पहले आया था, लेकिन वहां व्यापारिक कोठी नहीं स्थापित की थी, बल्कि वहां पर बस आना जाना शुरू हुआ। आइए, होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में क्या क्या समाहित थे, माने भारत की किन चीजों पर वहां खर्च किया जाता था। तो ध्यान से आपको ये समझना है कि बेटा अंग्रेज जितना भी यहाँ का खर्च होता था, अधिकांश खर्च भारतीय धन से ही वसूलते थे, ठीक है। अधिकांश खर्च भारतीय खर्च से ही लेकर के तो जितने भी यहाँ देनदारियां होती थी उसको देते थे, और बचा हुआ धन अपने पास ले जाते थे। तो ध्यान से आपको ये देखना है, ब्रिटेनी जो सरकार थी यहाँ की जितनी भी रकम कमाती थी वो सब का सब क्या करती थी? उसमें खर्च कर देती थी। तो ये देखिए, होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो ये जितने भी खर्च हैं, देखो रेलवे की गारंटी, भारत में खरीदे गए सैन्य और सम्मान, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, ये सब कौन करता था? ये सब भारतीय कोष से करते थे। तो उनके होम चार्जेज पर कुछ नहीं जाएगा, उनके होम चार्जेज पर कुछ नहीं खर्च होगा, अर्थात कोई नहीं, अर्थात इसमें से कोई नहीं, ठीक है भैया, अर्थात इसमें से कोई भी नहीं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला देखिए, 1857 का विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन से टॉपिक बना हुआ है ना। तो 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन, क्या आप इसको इस टॉपिक में रखिए, ब्रिटिश भू राजस्व प्रणालियां, ये टॉपिक हो सकती है, ब्रिटिश भू राजस्व प्रणालियां, ठीक है। तो ब्रिटिश जो भू राजस्व प्रणालियां हैं, ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने अच्छी तरीके सुना होगा कि रैयतवाड़ी पद्धति उसी से रिलेटेड है। और ये अंग्रेजों ने कब स्थापित की थी? ये 1792 एडी में, 1792 एडी में स्थापित की थी, बारामहाल से। कहां से स्थापित की थी? बारामहाल चेन्नई से शुरू की थी। और इसके संस्थापक कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो थे। दिए गए विकल्प के अनुसार थॉमस मुनरो आपका आंसर सही हो जाएगा। इस व्यवस्था में भूस्वामी किसे माना गया था? इस व्यवस्था में भूस्वामी रैयत को माना गया था, रैयत अर्थात किसान को माना गया था। तो ऐसी भू राजस्व व्यवस्था जो डायरेक्ट किसानों से जुड़ी थी उसे क्या कहते हैं? ठीक है जी, देखते जाइए। और इसका जवाब बी होगा बेटा,
रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो से रिलेटेड है, न कि कॉर्नवालिस से। कॉर्नवालिस से बेटा ये क्या रिलेटेड है, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कॉर्नवालिस से रिलेटेड यहां चीजें हैं, ये अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त इससे रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत यहां पर किसी बच्चे को? चलिए तो लाइक शेयर बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर बढ़ाते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, किसने कहा था, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ? तो देखो बेटा, ये जो स्टेटमेंट है, सरकारी इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार है ना, ये सरकारी इतिहासकार एसएन सेन ने कहा था। एसएन सेन ने कहा था कि जो शुरू हुआ था, जो शुरू हुआ था किसके द्वारा शुरू हुआ था, सामान्यतः धर्म के असंतोष से, धर्म के असंतोष से शुरू हुआ था, लेकिन अंत हुआ स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, अंत हुआ स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें बीडी सावरकर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट की बात करते हैं बेटा, और अशोक मेहता द ग्रेट रिवेलियन की बात करते हैं। आरसी मजूमदार कहते हैं, आरसी मजूमदार का देखो स्टेटमेंट अलग है, आरसी मजूमदार कहते हैं बेटा कि तथाकथित स्वाधीनता संघर्ष न तो प्रथम था, न ही यह वास्तविक स्वाधीनता संघर्ष था, ठीक है, और न ही अंतिम था, इसके बाद भी चीजें होती रही। तो इसलिए इसमें बेटा क्या हो गया, इसमें आंसर आपका एसएन सेन हो गया। आगे देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक जागृति है ना, ये सारे जो मजदूर आंदोलन है, ये इनकी बात आपको करनी है, आपको समझना है। देखिए, किसान नेता मोतीलाल तेजावत, किसान नेता मोतीलाल तेजावत ये कहां से संबंधित है, तो आपको बता दूं ये राजस्थान, राजस्थान का मामला है। तो राजस्थान में देखिए बहुत बड़ी एक ट्राइब्स रहती है, भील जनजाति, ठीक है, ये भील आदिवासियों के नेता थे मोतीलाल तेजावत। जबकि बिजौलिया है ना, बिजौलिया मूवमेंट एक किसानों से रिलेटेड है बेटा, बिजौलिया मूवमेंट किसानों से रिलेटेड है। मोतीलाल तेजावत जो है ये भील आदिवासी आंदोलन से है। अंग्रेजों ने भील क्षेत्रों में जो डाकन प्रथा चल रही थी, भुलाई प्रथा चल रही थी, उन सब पर बैन लगाकर है ना, सरकारी सिस्टम से उन्हें जोड़ दिया, सरकारी रूल्स में बना दिया, कहा सब अब जैसे जिस प्रकार कानून का शासन है वैसे यहाँ भी लगेगा। इसी से लोग नाराज होकर अपनी प्राचीन व्यवस्था में वापस जाना चाहते थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। ओके, आगे बढ़ा जाए। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व इसमें किसने किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली, आरसी दत्त, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। फटाफट चलिए, आपकी टिप्पणियां नहीं आ रही, कोई भी कमेंट्स आप नहीं कर पा रहे, क्यों भाई, कमजोर हो गए क्या, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या? बेटा कमेंट्स आने चाहिए, टिप्पणियां आनी चाहिए, इससे आइडिया लगती है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना देख रहा है, ये बड़ा मायने रखता है बेटा, है ना। तो जवाब चाहिए आप सभी का। तो आइए बेटा बता दूं, ये इंडियन एसोसिएशन नामक जो संस्था बनी थी, ये 1876 एडी में कोलकाता में स्थापित की गई थी। देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अलग है और ये अलग है, इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी, कोलकाता में स्थापित। और कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व यह ऑल इंडिया लेवल का यह मूवमेंट था, जो एक तरीके से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों का प्रवेश, उम्र सीमा घटाने जैसे मुद्दों को इसने उठाया था।
तो बड़ा महत्वपूर्ण इशू है, आपको ध्यान रखना है। ये दोनों बंदे हैं इसके संस्थापक, ए और बी दोनों हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने किया, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ई। माने एक से अधिक इसका आंसर हो गया, दोनों लोगों ने किया है ना बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग इसको देख रहे हैं तो लाइक शेयर भी करते रहे, लाइक और शेयर भी करते रहे। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? ये पिछले भी सॉल्यूशन में मैंने कराया था कि यह क्वेश्चन हमने बताया था, बस उसमें पूछा था कि भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अब इसमें पूछ रहा है कि भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी, तो आप आसानी से एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो ऐसा कौन सा आंसर है? ऐसे आंसर की जब मैं बात करता हूं तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, क्योंकि यहां मामला भारतीय महिला लगा हुआ है ना। श्रीमती सरोजिनी नायडू जी 1925 एडी के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, जो प्रथम भारतीय महिला मानी जाती हैं। अब इसी को पूछा जाता कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका आंसर क्या हो जाता? तब तो आपका आंसर भाई 1917 हो जाता, लेकिन यहाँ भारतीय महिला है तो इसलिए आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 24 नहीं होगा बल्कि 25 होगा। अब देखिए, निम्न कथनों में से कौन कथन सही है? लईक अली, पहला स्टेटमेंट है, लईक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। दूसरा, हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चली थी। तीसरा, कश्मीर राज्य के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15 अक्टूबर 1947 में हस्ताक्षरित किए थे। चौथा, शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के अधिकारी थे, शाह नवाज भुट्टो। पांचवा, के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। अब इसका ऑप्शन अगले पेज पे है ना, कौन सही है? पहले इसको चुन लिया जाए, इसमें क्या क्या सिस्टम है पहले इसको देखा जाए। तो पहला तो श्योर सही है भैया, है ना, पहला श्योर सही है। दूसरा, ऑपरेशन पोलो 48 घंटे नहीं भैया, बल्कि ऑपरेशन पोलो लंबा चला था, ठीक है, 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक चला था, तो ये गलत है, 48 नहीं बल्कि 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक इसकी कार्यवाही चलाई गई थी ऑपरेशन पोलो की। तो 48 घंटा तो क्या हो गया, 24 गुना 48 माने 2 ही दिन माना जाता है बेटा। ये 13 से 17 सितंबर 1948 तक इसकी चली, तो ये गलत हो गया। दूसरा, कश्मीर के ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर 15/8 माने 15 अक्टूबर को, नहीं, गलत है, 15 नहीं बल्कि 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया था, तो ये भी गया भैया, है ना। तो पहला सही है, शाह नवाज भुट्टो। अब देखिए इसमें शाह नवाज भुट्टो की बात है, तो शाह नवाज भुट्टो साहब वास्तव में वहां दीवान थे, है ना, शाह नवाज भुट्टो साहब वास्तव में वहां पर दीवान थे, जूनागढ़ के आखिरी दीवान थे। और किसके वहां नवाब थे, कौन थे नवाब? क्यों, जूनागढ़ जब वहां जन्म संग्रह हुआ था तो मोहम्मद महावत खान जूनागढ़ के नवाब बने, ये थे वहां के दीवान, और वहां का नवाब था मोहम्मद महावत खान, ठीक है। यही नहीं चाहता था कि जूनागढ़ का विलय हो, लेकिन दीवान चाहते थे कि नहीं भारत में विलय हो बेटा। तो दीवान इन्हीं शाहनवाज के कारण जन्म संग्रह हुआ, जिसमें भारत के पक्ष में 1,80,000 मतदाताओं में से 91 सिर्फ पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किए थे, बाकी से सभी के सभी भारत के पक्ष में किए थे।
तीसरे भारत में विलय हो गया था इसका भी। के.एम. मुंशी हैदराबाद में भारत सरकार के एजेंट बनाए गए, बिल्कुल सही है। अब आइए ऑप्शन देख लिया गया, 1 4 5 1 3 2 3 ना, बिल्कुल यही सही, बाकी सब के सब गलत हो गए। ठीक है, तो पहला सही हो गया। ओके बेटा, बिल्कुल पहला सही हो गया। जवाब देने की आदत डालिए बेटा। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास, एम.पी. सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रास बिहारी घोष, या इनमें से कोई नहीं, या एक से दो, एक से ज्यादा, है ना? तो ये इसमें आपको बताना पड़ेगा। गया अधिवेशन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है बेटा। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाया था, और असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद वापस लिया गया। जब उसे बेटा वापस ले लिया गया तो उसके पश्चात की स्थितियां बड़ी डेंजरस हो गई, और अंततः अंग्रेजों ने चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव के मुद्दे पर कांग्रेस में विवाद हो गया कि भाई अब क्या किया जाए, असहयोग किया जाए चुनाव में कि पार्टिसिपेट किया जाए। तो कांग्रेस का एक दल परिवर्तनवादी था, जिसे परिवर्तनवादी समूह कहते हैं, जो चाहता था कि चुनाव में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और सरकार के अंदर प्रवेश करके उनकी कार्रवाइयों को जाम करना चाहिए, माने उपस्थिति अपनी दर्ज करानी चाहिए। दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा था जो ये कहता था ना, बिल्कुल बायकाट तो बायकाट। इसी मुद्दे पर विचार करने के लिए गया में अधिवेशन बुलाया गया। तो सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे? सी.आर. दास। यहीं पर स्वराज पार्टी, इसी जगह यहीं पर स्वराज पार्टी के गठन का विचार आया था, और अंततः स्वराज पार्टी बनी कहां थी? स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना भैया कहां हुई थी? प्रयागराज में। अभी पिछले लेक्चर में बताया था, प्रयागराज में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 एडी। ओके बेटा, समझ में आ रहा लगातार? टिप्पणियां करो यार, कुछ न कुछ बोलो, कमेंट्स तो करो तुम लोग, पता तो चले कि तुम लोग देख रहे हो या क्या कर रहे हो, है ना? ये तो जानकारी मिलनी चाहिए ना बेटा। चलिए और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? किसने बिहार के नील उगाने वाले, माने बिहार में नील की समस्या बहुत डेंजरस थी, है ना, और लगातार शोषण हो रहा था। तो उस शोषण के विरुद्ध किसने सबसे पहले आवाज उठाई थी? इसकी बात हमें करनी है, ठीक है बेटा। तो इस अधिवेशन कई लोग उपस्थित, और कहते हैं कि यहां गांधी जी भी पहुंच गए थे, ठीक है, और यहीं पर चंपारण के युवक राजकुमार शुक्ल ने, इन्होंने ही आवाज उठाई थी, और इन्हीं राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से आग्रह किया था, महात्मा गांधी से चंपारण आने को आग्रह किया था, है ना? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये वही कहानी है। और इन्हीं राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी कहां पहुंचे थे? चंपारण गए थे। 1917 ईस्वी में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह चलाया, जहां पर उन्होंने पहली बार अपने सत्य का प्रयोग किया, और अंततः वहां पर चंपारण में उनकी बात सुनी गई, और चंपारण में कराई जा रही जबरदस्ती 3 कठिया पद्धति पर बैन लगाया। चंपारण में 3 कठिया पद्धति पर बैन लगाया। तो नील किसानों की समस्याएं क्या थी? 3 कठिया पद्धति। ये 3 कठिया पद्धति क्या है बेटा? 3 कठिया पद्धति है क्या? 3 कठिया पद्धति दरअसल ये है कि माने
3/20वें भाग माने खेत के 3/20वें भाग पर नील की खेती अनिवार्य था। इसी को तिनकठिया बोलते थे और वहां किसान इसका लगातार विरोध कर रहे थे, फिर भी अंग्रेज उन्हें मुक्त नहीं कर रहे थे। मुक्त करने का भी धन मांग रहे थे कि हम इस पट्टे से आपको मुक्त नहीं करें। दरअसल नील पर कोई लाभ वाभ नहीं मिल रहा था, नील की खेती घाटे पे जा रही थी। इसी से नाराज होकर वह लोग कह रहे थे कि इस पट्टे से हमें मुक्त किया जाए। तो अंग्रेज इससे निहले, जो मैंने अंग्रेज मतलब जो जिन्होंने उनसे जबरदस्ती टाई अप किया था, उन लोगों ने क्या किया, वो लोग इनसे कह रहे थे कि हम तुम्हें मुक्त नहीं करेंगे, मुक्त करने का भी वह इनसे पैसा मांग रहे थे। इसी आवाज को उठाया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदू पैट्रियाट का संस्थापक कौन था? हिंदू पैट्रियाट का संस्थापक माने हिंदू पैट्रियाट क्या है? एक पत्रिका है और इसका संपादन किसने किया था, है ना, जिसमें नील जो विद्रोह हुआ था, नील किसानों का जो आंदोलन हुआ था, इसमें आवाज उठाई गई थी, इसमें बातें उठाई गई थी और पूरी तरीके से नील आंदोलन का सफल जो मूवमेंट चलाया गया था, हिंदू पैट्रियाट का बहुत बड़ा योगदान है, इसने उनको सपोर्ट किया था। तो आपको बता दूं, इसमें आंसर है हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन आंसर है? हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे और इन्होंने नील किसानों की बड़ी जबरदस्त, बड़ी ताकत के साथ अपनी आवाज उठाई थी। ठीक है, साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा जो वहां के किसानों पर जबरदस्ती अत्याचार किया जा रहा था, उसकी भी आवाज इन लोगों ने उठाई। ठीक है बेटा, तो हमें पूरी तरीके उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो टिप्पणियां करते रहिए, लाइक शेयर भी होते रहना चाहिए। देखिए बेटा, साम्राज्य के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? स्वशासन नामक उद्देश्य माने साम्राज्य के अंदर स्वशासन नामक उद्देश्य मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान देना होगा। अच्छा क्वेश्चन जो होता है वो निश्चित ही आपको बेहतर मजबूत बनाएगा। ठीक है, ठीक। तो इस स्वशासन नामक उद्देश्य को स्वीकार कब किया गया? तो आपको ये ध्यान देना है बेटा कि दरअसल सही बात तो ये है कि क्वेश्चन गलत छप गया। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है, ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इसको स्वीकार किया था, 1916 के। लेकिन क्योंकि ये ध्यान देना है कि मुस्लिम लीग ने अपने 1913 के मुंबई अधिवेशन में इस पर थोड़ी बहुत चर्चा की थी, ये क्वेश्चन वहीं से पुट अप कर दिया गया है ना। और इसी आधार पर 13 के महाराष्ट्र के अधिवेशन के आधार पर ही अगला चरण जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसे बहुत ही माने अच्छे से प्रपोज किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि ये लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है बेटा। पैक्ट क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में यहाँ पर बेटा, मुस्लिम लीग में यहाँ समझौता हुआ था दो बिंदुओं पर। मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, मुस्लिम लीग में समझौता। समझौता किस बात का हुआ? दो बातों का हुआ। एक, कांग्रेस ने कहा कि हम मुस्लिम लीग का प्रस्ताव पृथक निर्वाचन मंडल स्वीकार करेंगे और बदले में मुस्लिम लीग ने कहा कि हम भी कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे स्वशासन या स्वराज मूवमेंट को हम समर्थन देंगे और मिलकर चलाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इसका रियल जो आंसर है वो बेहतर आंसर 1916 होगा, लेकिन इसका पहली बार माना तो इसलिए काम चल गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। 1897 एडी के 1897 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा? 3 दिवसीय तमाशा माने कांग्रेस की कार्यप्रणाली से बड़े नाराज थे, हैं? बहुत नाराज थे। वो चाहते थे कि भाई इस तरीके से कांग्रेस के बस 3 दिन की मीटिंग हो और छोटा मोटा प्रस्ताव रखा जाए, बस कहानी खत्म। तो इसमें बहुत नाराजगी थी। ऐसे ही बीजी तिलक साहब बहुत गुस्से में थे।
वीर तिलक साहब कहते थे कि कांग्रेस वर्ष भर में एक बार अगर मेढक की भांट टकराएगी तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो थोड़ा सा राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवादी स्वभाव के थे, उनको कांग्रेस की यह कार्यप्रणाली बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए क्या किया कि वह लोग इसका विरोध कर रहे थे, और इसी विरोध में अश्वनी कुमार दत्त का नाम आता है। इन्होंने ही 3 दिनों का तमाशा कहकर कांग्रेस की कार्यप्रणाली की खिल्ली उड़ाई थी, है ना, खिल्ली उड़ाई थी इन्हीं लोगों। ठीक है, समझ आ गया? ओके, आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। जिस्मरमैन योजना, ठीक है, नहीं जिम्मरमैन है भाई। जिम्मरमैन योजना किससे रिलेटेड है? योजना संबंधित व्यक्ति कौन है? बोलो बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी। टिप्पणियां आनी चाहिए बेटा, तब मजा आती है। ओके, देखिए लाला हरदयाल, भूपेंद्रनाथ, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये सभी भारत के क्रांतिकारी, सभी भारतीय क्रांतिकारी जो अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार भारत को मजबूत कर रहे थे। और इस मजबूती में अमेरिका, जर्मनी, जापान, हम इस सहयोग करना, ठीक है, क्योंकि जर्मनी को भी चुनौती ब्रिटेन से मिलती थी, तो लगातार वह उसके विरोध में रहता था। अमेरिका का उदय ही ब्रिटेन के विरोध में हुआ, अमेरिका का जन्म ही ब्रिटेन के विरोध में हुआ था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जापान अपना एशियाई साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि ब्रिटेन अधिक दिनों तक यहाँ पर बना रहे। इस कड़ी में इन तीनों को जर्मनी में सपोर्ट मिला, और इन लोगों ने यहाँ पे जिम्मरमैन योजना के तहत संगठन स्थापित करने का प्रयास किया, है ना। क्रांतिकारी गतिविधियों के उद्देश्य से बर्लिन कमेटी, इंडियन इंडिपेंडेंस योजना, माने बर्लिन कमेटी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाना चाहते थे। बर्लिन में इस योजना के तहत, बर्लिन माने जर्मनी में, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, बढ़िया है, नया है, जिससे आपको ध्यान रखना है इस पे। तो बहुत बढ़िया, तीनों के तीनों जुड़े थे, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, नेक्स्ट भैया आगे देखो। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? बहुत आसान क्वेश्चन। साइमन कमीशन 1927 एडी में भारत आया था बेटा, भारत आया था। इसमें टोटल कुल इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, जिसका अध्यक्ष कौन है? सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था बेटा? साइमन कमीशन की नियुक्ति का उद्देश्य पूछा जाए तो क्या था? उद्देश्य क्या था? 1919 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम के प्रभावों की जांच करते हुए नए संविधान के लिए सिफारिशें, है ना, नए संविधान के लिए सिफारिशें, यही लक्ष्य था इसका। ओके बेटा, यही लक्ष्य था, आपको ध्यान रखना होगा। तो अंडरस्टूड हो गए होंगे आप लोग, जॉन साइमन। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं।
1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल मैंने किसने बनाया था, किसने प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन आपके पास है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एन.एस. हार्डिकर, एन.जी. रंगा या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए कुछ आपकी टिप्पणियां हमें चाहिए, हमें जवाब आपका इंतजार रहता है, जवाब आपको देना चाहिए। बढ़िया। तो हिंदुस्तानी सेवा दल किसने स्थापित किया? देखिए जवाहरलाल नेहरू जुड़े नहीं, सुभाष चंद्र बोस जुड़े नहीं, है ना, ये दोनों अलग राष्ट्रवादी गुट के नेता थे। और रही बात एन.जी. रंगा, ये किसान नेता थे। बता कौन किसान नेता? यही एन.एस. हार्डिकर, इनके द्वारा हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना की गई थी, जो भारतीय हितों की लगातार आवाज उठाता था। उम्मीद है कि ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। ठीक है, किसान नेता एन.सी. रंगा जी, भारतीय जो किसान महासभा बनाई गई थी, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उसके महासचिव चुने गए थे। ठीक है, 1936 में। ओके, देखिए अब बंबई योजना में क्या प्रस्ताव था? बंबई योजना में क्या प्रस्ताव था? तीव्र आर्थिक विकास का, समान वितरण का, कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का, कर्मचारी या कामगार कल्याण योजना का, या उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा सभी। उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा सभी। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा सभी। देखो भाई, चलिए तो देखिए बेटा क्या है इसका आंसर, फटाफट बताना है आपको। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास कर रहे हैं, बताते जाइए। देखिए ये जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था बेटा, ये उसी दौरान प्रस्तुत की गई योजना थी। ठीक है, 1944 एडी, 1944 एडी में, है ना, 8 उद्योगपतियों ने आर्थिक विकास के लिए इस योजना की, आर्थिक विकास के लिए यह योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, अब इसका जो टारगेट था बेटा, इसका टारगेट था कि भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करना। भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास का प्रस्ताव था, और यह पूंजीवादी योजना थी। तो पूंजीवादी योजना थी, पूंजीपति विशेषताओं का परित्याग की बात नहीं थी, समान वितरण की नहीं थी, है ना, सिर्फ मात्र तीव्र विकास की बात नहीं थी, एक संतुलित विकास की बात थी, है ना, और संपूर्ण भारत की बात थी। ठीक है, इसलिए इसके आंसर में ई आ जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 एडी में। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 एडी में किसने की थी? एस.एन. हलदार, व्योमकेश चक्रवर्ती, रमेश पाल, स्वामी विश्वानंद अथवा कोई नहीं, या दो लोग मिलकर किए थे, है ना। जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। व्योमकेश चक्रवर्ती उससे रिलेटेड नहीं थे, स्वामी विश्वानंद का कोई नाम नहीं मिलता, रमेश पाल दूसरे सेक्टर से थे, है ना। इसमें जब आप लेके आएंगे तो एस.एन. हलदार का ये संस्था स्थापित की गई थी, एस.एन. हलदार द्वारा। ओके बेटा, तो उम्मीद है कि ये देखिए, ये सारे नाम उनसे रिलेटेड नहीं है, ये सामान्य मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, ये लेबर एसोसिएशन के लोग नहीं है, ये सब स्वाधीनता संघर्ष से जुड़े हुए लोग हैं, ये लेबर एसोसिएशन नहीं है। लेबर एसोसिएशन से एस.एन. हलदार ही जुड़े हुए थे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। किसान क्या करे, यह किताब किसने लिखी? किसान क्या करे, यह पुस्तक है, किसने लिखी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, या दोनों ने मिलकर, या टोडा केरल, या एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर के लिखी। बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता, बिहार
के प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सहजानंद थे बेटा। और ये कालांतर में ये 1936 एडी में भारत के किसान नेता के रूप में प्रसिद्ध हो। क्यों? क्योंकि लखनऊ में इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की थी 1936 में। उसके ये अध्यक्ष बनाए गए और उधर एनजी रंगास्वामी इसके महासचिव बनाए गए थे। ये वास्तव में किसान क्या करे किताब स्वामी सहजानंद की देन है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दरअसल ये 27वां जो सम्मेलन है बेटा ये पटना में हुआ, तो बिहार से जुड़ गया। इस टाइप के प्रश्न बिहार ओरिएंटेड है ना, तो क्योंकि बीपीएससी बोर्ड है तो आपको ध्यान रखना है कि पटना में जितने भी अधिवेशन हुए थे उनका अध्यक्ष कौन था। और तब बात और अच्छी हो जाती है जब कोई उसी लोकल स्तर का नेता वहां पर है ना, वहीं का नेता हो। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये एसएन सिन्हा तो माने वायसराय की कार्यकारिणी के मेंबर थे, ये नहीं है। मजैल है वहां के थे नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी धीरे धीरे उनका उत्थान हो रहा था, तो ये भी नहीं थे, अभी तो ये नवयुवक थे। तो इसमें ये जो आंसर है वो बी है। आर.एन. मुधोलकर ने 27वें सेशन की पटना में अध्यक्षता की थी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, देखिए राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, फटाफट जल्दी जल्दी, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये पूरी तरीके से बिहार ओरिएंटेड है। ये भी बिहार ओरिएंटेड क्वेश्चन है। मदरलैंड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद या ब्रजकिशोर, इनमें से किसने ने लिखी? तो चलिए बहुत बढ़िया, इतना हिंट दिया। राजेंद्र प्रसाद ने मदरलैंड नामक किताब नहीं लिखी थी, है ना, बल्कि यह किताब ब्रजकिशोर ने लिखी थी, जो बड़े प्रसिद्ध वहां के ब्रजकिशोर प्रसाद जी ने, हाँ, इन्होंने लिखी थी किताब। बहुत बड़े वहां के सामाजिक कार्यकर्ता थे, स्वाधीनता संघर्ष के बड़े अच्छे सिपाही थे।